हेलो एचीवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल द केम एचीवर्स। आज का जो हमारा सेशन होगा किसके रिगार्डिंग होगा? आज का सेशन में हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड है। तो फिर ये वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करने से आपका क्या होगा, आपका जो नीट और जेईई मेन के लिए आपका जो फाउंडेशन है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो फिर आज के सेशन में हम क्या करेंगे, कुछ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो फिर आपका जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन था वो मेनली 5 लॉ के ऊपर आधारित था। तो फिर पहले वाला लॉ क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा था लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और तीसरा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और चौथे में कौन आया था, गैलो-स्टैक्स लॉ, और एक लॉ था क्या, एवोगाड्रोस लॉ। तो फिर आज का सेशन में हम क्या करेंगे, जो पहले 3 वाला लॉ है, एक है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और तीसरा कौन है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो फिर आपका पहले वाला लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो फिर इस लॉ के रिलेटेड अभी हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो फिर यहाँ पर दिया गया है एक केमिकल रिएक्शन जो कि किसका है, जो कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो फिर दिया गया है, जब भी मैं कॉपर सल्फेट को जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करता हूँ तो फिर यहाँ पर क्या होता है, जो जिंक मेटल होता है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस करता है। तो फिर यहाँ पर आपका आता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको डाटा दिया गया है कि जब भी मैं 8.25 ग्राम का जिंक को 13.8 ग्राम का कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ मिलाता हूँ तो फिर आपका जो प्रेसिपिटेट आता है वो कितने का आता है, वो आता है आपका 9.3 ग्राम का। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपको पूछा गया है कि यहाँ पर जो जिंक सल्फेट का वेट कितना होगा। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले किसके बारे में जानना होगा, आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में जानना पड़ेगा। तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है वो क्या बोलता है, जो मास ऑफ द रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट के साथ हर टाइम बराबर होता है। तो फिर मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर और बिफोर ए केमिकल रिएक्शन। मगर इसका मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो रिएक्टेंट का जो मास होगा वो क्या होगा, हर टाइम प्रोडक्ट के मास के साथ बराबर होगा। तो फिर यहाँ पर आपका जो रिएक्टेंट का मास कितना था, रिएक्टेंट का मास कितना था उसको कैसे पता लगाओगे, इन दोनों का मास को ऐड करने से। तो फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो दोनों रिएक्टेंट है, एक है कॉपर सल्फेट और दूसरा कौन है, जिंक, ये दोनों का मास को मैं अब क्या करूंगा, मैं ये दोनों मास को ऐड करूंगा। तो फिर इसको ऐड करने से आपका क्या वैल्यू आएगा, तो फिर यहाँ पर आ गया आपका जो रिएक्टेंट का मास कितना आ गया, 22.05 ग्राम। ठीक है, तो फिर यहाँ पर अगर आपका जो रिएक्टेंट का मास अगर 22.05 ग्राम होगा तो फिर आपका जो प्रोडक्ट होगा उसका भी मास कितना आएगा, 22.05 ग्राम होगा। क्योंकि आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो हर टाइम किसके साथ बराबर होता है, प्रोडक्ट के साथ बराबर होता है। तो फिर यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट का मास आ गया 22.05। तो फिर यहाँ पर आपका दिया गया है कॉपर जो प्रेसिपिटेट है उसका मास कितना है, 9.3 ग्राम। तो फिर ये जो कॉपर और ZnSO4 ये दोनों मिलकर कितने ग्राम होगा, 22.05 ग्राम होगा। अगर यहाँ पर आपका जो कॉपर है वो अगर 9.3 ग्राम हो गया तो फिर आपका जो जिंक सल्फेट है वो कितने ग्राम होगा। तो फिर उसको कैसे निकालोगे, 22.05 से मैं अगर 9.30 को माइनस कर दूंगा तो फिर यहाँ पे मेरा जिंक सल्फेट का वैल्यू आ जाएगा और उसका मास आ जाएगा। तो फिर इसको सॉल्व करने से जो आएगा वो क्या होगा, ZnSO4 का मास होगा। तो फिर ये वाला हो जाएगा क्या, 12.75। तो फिर यहाँ पर आपका जो जिंक सल्फेट है उसका जो मास है वो कितना आ गया, 12.75 ग्राम आ गया। ठीक है, तो फिर अभी आप लोगों का क्या काम है, उसी तरह और कुछ एग्जाम्पल के साथ आप ट्राई करना प्रॉब्लम। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, अभी आप लोगों का जो सेकंड लॉ है वो क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो फिर इस लॉ का स्टेटमेंट क्या था, जब भी मैं कोई भी कंपाउंड बनाता हूँ वो कोई भी सोर्सेस से बनाता हूँ तो फिर उस कंपाउंड में जो एलिमेंट होगा उसका जो एलिमेंट का जो मास होगा उसका जो मास रेशियो होगा वो क्या होगा, हर टाइम डेफिनेट होता है।
तो फिर यहाँ पर मैं एक प्रॉब्लम ले सकता हूँ। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, उसमें दो केस दिया गया है। एक केस में क्या दिया गया है, 0.16 ग्राम ऑफ सल्फर कॉम्बाइंड टू फॉर्म 112 ml ऑफ SO2 एट NTP। ठीक है, उसके बाद आपका जो सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया है, आपका जो सल्फेट होता है, सल्फेट से आपका सल्फर डाइऑक्साइड बना हुआ है, और ये वाला जो सल्फेट में सल्फर का परसेंटेज कितना है, 50% है। तो फिर यहाँ पर आपको शो करना है ये जो दोनों केस में आपका जो सल्फर का जो मास है वो डेफिनाइट होगा। तो फिर यहाँ पर दिया गया है, उसका जो रिजल्ट आएगा वो इलुस्ट्रेट करेगा कौन सी लॉ को, लॉ ऑफ डेफिनाइट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, ये वाला जो ml को ग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर कितने ग्राम है, तो फिर यहाँ पर आपका जो अगर ग्राम पता चल जाएगा तो फिर यहाँ पर सल्फर का जो वेट आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये वाला जो केस में क्या है, सल्फर परसेंटेज में है, इसको क्या करोगे, सल्फर को ग्राम में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पर कितने ग्राम है। ठीक है, तो फिर मैंने पहले यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर आपको दिया गया है कंडीशन क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड जो आया है वो कौन सी कंडीशन में आया है, एनटीपी में आया है। तो फिर आपको पता है 1 एनटीपी में कितने वॉल्यूम होता है, 22.4 लीटर का वॉल्यूम होता है, जो कि किसके साथ बराबर है, यहाँ पर आपका जो यूनिट है ml में हो, तो फिर ये वाला लीटर को आपको क्या करना है, ml में कन्वर्ट करना है। तो फिर ये वाला हो जाएगा क्या, 22,400 ml। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पर बोल सकता हूँ 22,400 ml ऑफ SO2 contains 64 ग्राम ऑफ SO2, क्योंकि ये वाला जो है क्या है, ये वाला SO2 का ग्राम मोलिकुलर वेट है। ठीक है, तो फिर 1 ml ऑफ SO2 कितने कंटेन करेगा SO2 को, 64 बाई 22,400 ग्राम। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपका कितने ml ऑफ SO2 है, 112 ml। तो फिर ये वाला क्या हो जाएगा, 64 बाई 22,400 इंटू 112। इसको सॉल्व करने से आपका आ जाएगा क्या, 0.32 ग्राम। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपका आ गया क्या, ये वाला जो ग्राम है वो कितने ग्राम का है, 0.32 ग्राम। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपको पता चल रहा है आपका जो 0.32 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए कितने ग्राम का सल्फर जरूरत है, 0.16 ग्राम का। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पर बोल सकता हूँ 0.32 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 0.16 ग्राम ऑफ सल्फर। ठीक है, तो फिर 1 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड को बनाने के लिए कितने ग्राम का सल्फर का जरूरत होगा, 0.16 बाई 0.32, जिसको सॉल्व करने से आ जाएगा क्या, 0.5 ग्राम ऑफ सल्फर। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर क्या दिया गया है, जो आपका 100% का सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए आपको 50% का सल्फर का जरूरत है। तो फिर मैंने यहाँ पर बोल सकता हूँ 100 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 50 ग्राम ऑफ सल्फर। ठीक है, तो फिर 1 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड को बनाने के लिए कितने ग्राम का सल्फर का जरूरत होगा, 50 बाई 100, जो कि आपका हो जाएगा 0.5 ग्राम ऑफ सल्फर। तो फिर ये वाला जो दोनों केस था, दोनों केस में आपका जो सल्फर का वेट आया वो कितना है, यहाँ पर भी 0.5 ग्राम, और ये वाला जो दूसरा केस में भी यहाँ पर भी 0.5 ग्राम। तो फिर यहाँ पर सल्फर का जो मास रेशियो है वो क्या हुआ, फिक्स हुआ। तो फिर ये वाला जो लॉ था, किस लॉ को, और ये वाला जो क्वेश्चन था उसका जो रिजल्ट आया, ये कौन सी लॉ को इलुस्ट्रेट कर रहा है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन को। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर एक कैल्शियम कार्बोनेट का सिंपल बना है, जिसमें कैल्शियम का परसेंटेज कितना है, 40%, कार्बन का परसेंटेज कितना है, 12%, और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, 48%। उसने बोला अगर ये वाला सिंपल जो है ये अगर लॉ ऑफ डेफिनाइट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ओबे कर रहा है, तो फिर मुझे बताओ 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितने ग्राम का कैल्शियम होगा, कार्बन कितने ग्राम का होगा, और ऑक्सीजन कितने ग्राम का होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट था उसका मास कितना है, उसका मास 40, उसका जो मोलिकुलर मास 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 48, तो फिर इसका टोटल मास हो गया क्या, 100 ग्राम। तो फिर 100 ग्राम में आपका कैल्शियम कितने परसेंटेज है, 40%।
तो फिर आप लोग बोल सकते हो 100 ग्राम में आपका कैल्शियम कितना है 40 ग्राम। तो फिर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो फिर 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कितने ग्राम का कैल्शियम होगा 40/100। ठीक है। तो फिर यहाँ पर आपको दिया गया है 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितने ग्राम का कैल्शियम होगा। तो फिर 40/100 इंटू 5, जिसको सॉल्व करने से ये वाला आ गया कितना, ये वाला हो गया 20/10 जो कि 2 ग्राम का। ठीक है। तो फिर यहाँ पर आपका कैल्शियम आ गया 2 ग्राम। दूसरे केस में क्या दिया गया है कार्बन का वेट निकालना है। उसी तरह आप बोल सकते हो 100 ग्राम कार्बन में 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन कितना है 12 ग्राम। तो फिर 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन कितना होगा 12/100 ग्राम ऑफ कार्बन। तो फिर आपका 5 ग्राम दिया गया है। तो 5 ग्राम में क्या होगा 12 इंटू 5/100 जो कि आपका आ जाएगा 0.6 ग्राम। तो फिर आपका कार्बन का मास कितना आ गया 0.6 ग्राम। उसके बाद ऑक्सीजन। तो फिर उसी तरह आप लोग बोल सकते हो 48 ग्राम जो ऑक्सीजन है वो कितने ग्राम का कैल्शियम कार्बोनेट में है 100 ग्राम में। तो फिर 1 ग्राम में कितना होगा। तो फिर 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट कितना होगा 48/100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो फिर आपको क्या निकालना है 5 ग्राम में कितना है। तो फिर 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा 48 इंटू 5/100 जो कि हो जाएगा 2.4 ग्राम। तो फिर यहाँ पर ऑक्सीजन का वेट कितना आ जाएगा 2.4 ग्राम। ठीक है। उसी तरह और भी एग्जाम्पल आप लोग ट्राई करना, अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर कमेंट सेक्शन में बताना। अभी आप लोगों का जो तीसरा लॉ था वो क्या था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था। तो फिर इस लॉ का स्टेटमेंट क्या था, अगर मेरे पास दो एलिमेंट है वो केमिकली कंबाइन हो रहा है, अगर वो केमिकली कंबाइन होने के बाद मोर देन 1 प्रोडक्ट देता है तो फिर उसमें जो कंपाउंड होगा और कंपाउंड में जो भी एलिमेंट होगा उस एलिमेंट में एक होगा फिक्स और दूसरे को अगर मैं वेरी करूंगा तो फिर जो वेरी होगा उस वेरिएबल एटम और एलिमेंट का जो मास आएगा उसका जो मास रेशियो होगा वो क्या होगा एक फिक्स्ड मास रेशियो होगा। तो फिर यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिया गया है, जब भी मैं ए को बी के साथ कंबाइन करता हूँ तो फिर यहाँ पर 3 डिफरेंट प्रोडक्ट आता है। एक आता है एक्स, दूसरा आता है वाई और तीसरा आता है जेड। तो फिर आपको ये वाला जो प्रॉब्लम में सो करना है, जो क्या ये वाला जो इसका जो रिजल्ट आएगा ये क्या करेगा आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ओबे करेगा। ठीक है। तो फिर आप लोगों का प्रॉब्लम क्या था, एक था 0.3 ग्राम ऑफ ए जब भी 0.4 ग्राम ऑफ बी के साथ कंबाइन होता है वो क्या देता है 0.7 ग्राम ऑफ एक्स देता है। उसी तरफ सेकंड में क्या था 18 ग्राम ऑफ ए जो भी 48 ग्राम ऑफ बी के साथ कंबाइन करता है वो क्या देता है 66 ग्राम ऑफ वाई। और तीसरा जो था वो क्या था 40 ग्राम ऑफ ए जो भी 160 ग्राम ऑफ बी के साथ कंबाइन करता है वो क्या देता है 200 ग्राम ऑफ जेड देता है। तो फिर ए वाला आपका था क्या प्रॉब्लम का क्वेश्चन था। तो फिर यहाँ पर पूछा गया है उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ओबे करेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, एक की मास को आपको क्या करना है डेफिनेट रखना है और कांस्टेंट रखना है और दूसरे के मास को वेरी करना है। और जो दूसरे का मास जो वेरी होगा उसका मास रेशियो क्या होगा एक सिंपल रेशियो आएगा। ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो ए का मास को मैं अभी क्या करूंगा उसको डेफिनेट रखूंगा। तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है क्या 0.3 ग्राम ऑफ ए किसके साथ कंबाइन हो रहा है 0.4 ग्राम ऑफ बी के साथ कंबाइन हो रहा है। तो फिर मैंने यहाँ पर लिख सकता हूँ 0.3 ग्राम ऑफ ए कंबाइन विथ 0.4 ग्राम ऑफ बी। ठीक है। तो फिर 1 ग्राम ऑफ ए किसके साथ कंबाइन होगा 0.4/0.3 ग्राम ऑफ बी के साथ कंबाइन होगा। ठीक है। अभी आप लोगों का जो दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन क्या था 18 ग्राम ऑफ ए कंबाइन विथ 48 ग्राम ऑफ बी। तो फिर मैंने यहाँ पर लिख सकता हूँ 18 ग्राम ऑफ ए कंबाइन विथ 48 ग्राम ऑफ बी। तो फिर 1 ग्राम ऑफ ए किसके साथ कंबाइन होगा 48/18 ग्राम ऑफ बी। ठीक है। अभी आपका जो तीसरा एग्जाम्पल था और तीसरा क्वेश्चन था वो क्या था 40 ग्राम ऑफ ए कंबाइन विथ 160 ग्राम ऑफ बी। तो फिर 40 ग्राम ऑफ ए कंबाइन विथ 160 ग्राम ऑफ बी।
तो फिर 1 ग्राम ऑफ ए किसके साथ कंबाइन होगा? 1 ग्राम ऑफ ए कंबाइन विथ 160/40 ग्राम ऑफ बी। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी 1 ग्राम ऑफ ए है, यहाँ पर भी 1 ग्राम ऑफ ए है, और यहाँ पर भी आपका क्या है 1 ग्राम ऑफ ए है। पर यहाँ पर जो बी है, यहाँ पर 0.4/0.3 है, यहाँ पर क्या है 48/18 है, और ये वाला केस में क्या है 160/40 है। तो फिर ये जो तीनों केस में जो ए का जो मास है वो क्या है कांस्टेंट है। तो फिर यहाँ पर जो बी और ये वाला बी और ये वाला बी, ये तीनों केस में क्या कर रहा है, बी का जो मास है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, तो फिर मुझे क्या करना है, जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट क्या था, जिसका मास वेरी होगा उसको सिंपल रेशियो में लाना है। तो फिर मैं अभी क्या करूंगा, ये जो तीनों बी का जो मास है उसका रेशियो निकालूंगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हो गया 0.4/0.3 जो कि हो गया 4/3:2, ये वाला हो गया 48/18, और ये वाला हो गया क्या 160/40। तो फिर इसको सॉल्व करने से ये वाला आ गया क्या 1.33:2, ये वाला इसको सॉल्व करने से क्या आ गया 2.6 आ गया, और ये वाला हो गया 4। तो फिर यहाँ पर ये वाला आ गया क्या 1:2:4 रेशियो। तो फिर ये वाला एक सिंपल रेशियो आ गया ना। तो फिर ये वाला रूल जो था वो किस लॉ को इलस्ट्रेट कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। ठीक है, तो फिर इसका जो रिजल्ट आया वो कौन सी लॉ को इलस्ट्रेट कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। ठीक है, तो फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, जब भी मैं नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता हूँ तो फिर वो क्या देता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड देता है। तो फिर यहाँ पर 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड दिया गया है, एक में नाइट्रोजन ऑक्साइड का वेट कितना है 11 ग्राम, और दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड का वेट है 15 ग्राम। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो नाइट्रोजन का वेट है, नाइट्रोजन का वेट क्या है 5.6 लीटर है ऑफ नाइट्रोजन एट एमटीपी, और ए वाला केस में क्या है 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी। तो फिर यहाँ से आपको क्या करना है, नाइट्रोजन का वेट निकालना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑक्सीजन का वेट निकालना है। ठीक है, तो फिर आपका जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था वो क्या बोल रहा था, अगर 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होकर मोर देन डिफाइंड प्रोडक्ट देता है, अगर मैं एक की जो मास होगा उसको डेफिनेट रखूंगा और कांस्टेंट रखूंगा, और दूसरे एलिमेंट का जो मास को वेरी करूंगा, तो फिर उसका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, एक सिंपल रेशियो आएगा। तो फिर यहाँ पर मैंने क्या करूंगा, नाइट्रोजन को दोनों केस में क्या करूंगा, कांस्टेंट रखूंगा, और ऑक्सीजन का जो वैल्यू होगा उसको क्या करूंगा, वेरी करूंगा। तो फिर यहाँ पर फर्स्ट में क्या करूंगा, नाइट्रोजन का वेट को निकालूंगा। तो फिर यहाँ पर दिया गया है एनटीपी में नाइट्रोजन है, तो फिर आपको पता है 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कितने ग्राम, उसका जो ग्राम मोलिकुलर वेट होगा जो कि 28 ग्राम। तो फिर 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन कितने ग्राम कंटेन करेगा 28/22.4। यहाँ पर आपको क्या देगा 5.6 लीटर, तो 5.6 लीटर ऑफ NO2 सॉरी 5.6 लीटर ऑफ N2 कितने रखेगा 28/22.4 इंटू 5.6, इसको सॉल्व करने से क्या आ गया 7 ग्राम। तो फिर यहाँ पर आपका जो नाइट्रोजन का वेट है वो कितना है 7 ग्राम है। तो फिर आपका जो ये वाला है 7 ग्राम है, और ये वाला कितना था 11 ग्राम जो फर्स्ट वाला गैस में। तो फिर ऑक्सीजन का वेट कितना हो जाएगा 4 ग्राम। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, नाइट्रोजन का जो वेट आया कितना है 7 ग्राम आया, और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है फर्स्ट केस में वो कितने ग्राम है 11 ग्राम है। तो फिर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से पता चलता है क्या, जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के साथ बराबर होता है। तो फिर मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है 11 ग्राम, तो फिर मास ऑफ रिएक्टेंट भी कितना होना जरूरी है 11 ग्राम। पर यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन का मास है 7 ग्राम, तो फिर ये वाला जो ऑक्सीजन का मास क्या हो जाएगा 4 ग्राम। तो फिर यहाँ पर आपका जो ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना हो गया 4 ग्राम हो गया। तो फिर ये वाला दूसरे केस में ऑक्सीजन का मास को निकालना है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम केस में 5.6 लीटर है। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, जो आपका 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन कितने ग्राम का ऑक्सीजन को कंटेन करता है, ऑक्सीजन का ग्राम मोलिकुलर वेट कितना होता है 32 ग्राम। तो फिर 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 32/22.4। यहाँ पर क्या दिया गया है 5.6 लीटर, फिर ये वाला 1 लीटर होगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला हो गया 5.6 लीटर,
वो कितना होगा 32/22.4 इंटू 5.6, ये हो गया 8। तो फिर यहाँ पर ऑक्सीजन का जो आ गया मास क्या हो गया 8 ग्राम। तो फिर नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू NOx, ये वाला है 15 ग्राम, ये वाला 7 ग्राम हो जाएगा, फिर ये वाला है 8 ग्राम। तो फिर ये वाला कितना हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई करने से ये वाला हो जाएगा 7 ग्राम। तो फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नाइट्रोजन 7 ग्राम है और ये वाला केस में भी नाइट्रोजन 7 ग्राम था। तो फिर नाइट्रोजन का मास सेम है, तो फिर यहाँ पर वेरी कौन कर रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन का मास 8 ग्राम है और ये वाला केस में ऑक्सीजन का मास कितना है 4 ग्राम है। तो फिर ये दोनों का मास का रेशियो निकालोगे, तो फिर यहाँ पर मास का रेशियो निकालने से वो क्या हो जाएगा 4:8, जो कि 1:2 रेशियो में आ जाएगा, जो कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ओबे कर रहा है। ठीक, अगर आप सभी को ये वाला सेशन अच्छा लगा तो फिर मेरे इस नए चैनल द KMHI वर्ड्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें और नए वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।